में भी दिल्ली पुलिस का मन है कि वो किसको परमिशन दे किसको ना दें। हमारी तो बहुत सारी परमिशन कैंसिल हो जाती है, इवन जब हम कई हफ्ते पहले अप्लाई करते हैं बहुत। नहीं, ये सरकार का जब से आई है इनका कॉमन टेम्पलेट था कि स्टूडेंट जो भी क्रिटिकल है या युवा जो भी क्रिटिकल है उनको एंटी नेशनल घोषित कर दो और उनको जेल में डालो। अभी भी काफ़ी हमारे जो भी स्टूडेंट लीडर थे खासकर जेएनयू से भी, तो वो भी अभी भी जेल में है। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि देश के बच्चों की बात कहना, देश के माँओं के बच्चों की बात कहना अगर देशद्रोह है तो क्या कहें। भगत सिंह को भी कभी देशद्रोही कहा गया था। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है महबूब खान। आज हम आए हैं जेएनयू के मेन कैंपस में, जहां पर हमारे यहाँ पर युवा कुछ साथी हैं जो अपने विचार साझा करेंगे सीजेपी को लेकर। तो आइए हम इनसे कुछ राय जानते हैं, इस सीजेपी को लेकर क्या सोच रखते हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम सागर है और जेएनयू का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो सागर, जैसे कि अभी सीजेपी के बारे में आपने सुना होगा, बहुत चर्चित मुद्दा है और हिंदुस्तान का तड़कता भड़कता राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, एक तो मुझे लगता है कि इतना तड़कता भड़कता नहीं है, मतलब जितना में नज़र आ रहा है उससे ज़्यादा तड़कते भड़कते मुद्दे इस देश में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। और उन्हीं मुद्दों के ऊपर बहुत सारे संगठन, बहुत सारी जो ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस हैं देश के अलग अलग राज्यों में कोने कोने के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो एक तो मेरा मानना है कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो मतलब कि सीजेपी ही मतलब एक तरीके से, क्योंकि एक दिल्ली में अभी तक प्रोटेस्ट हुआ है। तो कहीं ना कहीं जैसे कि ये ऑनलाइन एक तरीके से प्लेटफॉर्म पर बनी हुई पार्टी थी, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि जो ज़मीनी स्तर हिंदुस्तान की है उस पर किस तरीके से ये कार्य कर पाएगी या नहीं, या ऑनलाइन रहकर सिमट जाएगी? नहीं, देखिए, हम कोई भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ मतलब अपना आज तक की जो समझ है उसके हिसाब से देख सकते हैं कि ठीक बात है कि ये देश के युवाओं का गुस्सा है जो एक चैनल पे जाहिर हुआ है। देश के युवा दुखी हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो जब सीजीआई ने बयान दिया ये कॉकरोचेस वाला, उससे पहले भी देश के युवा दुखी थे, उससे पहले भी लगातार पेपर लीक्स हो रहे थे। तो देश के युवा इस पेपर लीक्स, अनएम्प्लॉयमेंट, सारी चीज़ों से सरकार से नाखुश हैं। और वो गुस्सा, मतलब जो वो कमेंट आया और वो स्पॉन्टेनियस चीज़ जो हुई, वो किसी ने इंस्टाग्राम पेज क्रिएट हुआ, उसके ऊपर चैनलाइज हुआ है। मतलब अच्छी बात है अगर वो उस गुस्से को किसी अच्छी दिशा में ले जा पाएंगे। और कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस जो एजुकेशन के अंदर अभी बहुत डिमांड है, जैसे हमारी डिमांड है कि एनटीए को ख़त्म किया जाए, प्राइमरी जो हमारी डिमांड है अभी, जो इस पूरे मतलब अभी का जो सिनेरियो है उसके अंदर जो सबसे बड़ा कल्प्रिट अभी नज़र आता है प्राइमरी में, वो एनटीए, उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। अब देखते हैं कि वो उस डिमांड को कहाँ तक लेके जा पाएंगे। बट हमारा साथ में ये भी मानना है कि सोशल मीडिया पे कोई पैदा हुई चीज़ और सालों के संघर्ष के बाद जो लोग अपना एक संगठित राजनीति करते हैं, संघर्ष करते हैं, उसमें बहुत बड़ा मतलब अंतर है। वो मतलब ऐसे नहीं होता है कि चीज़ें एक दिन में ही पैदा हो जाएं और वो कोई अमूलचूल परिवर्तन ले आएँ। कोई भी परिवर्तन आज तक भी, छात्र आंदोलन या कोई भी दुनिया के आंदोलनों का इतिहास यही कहता है कि जब भी कोई बदलाव आता है तो बदलाव के पीछे लोगों का सालों का संघर्ष होता है। सालों तक लोग संघर्ष करते हैं, तब जाके कुछ वो परिवर्तन ला पाने में संभव होते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जो 6 तारीख को डेट रखी गई थी प्रोटेस्ट करने के लिए, जो 6 तारीख में पर्यावरण दिवस भी था, तो जैसे भारतीय सरकार, मोदी सरकार है, वो कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको पर्यावरण का कोई भी हिस्सा देकर उनमें मतलब खनन करवा रही है या फिर पेड़ कटवा रही है। तो कहीं ना कहीं जैसे कि कहा जा रहा था कि जो सीजेपी का जो मेन मुखिया है वो हिंदुस्तान आएगा तो उसे आते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसको एयरपोर्ट से ही डायरेक्ट परमिशन दे दी गई। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कहीं जो भारतीय सरकार है वो पर्यावरण को की जो बातें थी उनको छिपाने के लिए डायरेक्ट परमिशन दे दी, या फिर कुछ युवाओं को एक साथ जोड़ने के लिए या बरगलाने के लिए किसी तरीके से उनको चीज़ परमिशन दे दी गई? तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, 6 को नहीं 5 तारीख को था पर्यावरण दिवस, और ये कोई सिर्फ इसे एक पर्यावरण दिवस की बात नहीं है। ये तो बहुत एविडेंट है, सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से जब से ये सरकार आई है उसने जो कॉरपोरेट घराने हैं उनको लगातार मतलब देश का जल जंगल ज़मीन कोड़ियों के भाव देने पे जिस तरीके से तुली हुई है, उसके दर्जनों उदाहरण हमारे पास। ऐसा नहीं है कि कहाँ पे कितनी सस्ती ज़मीनें कॉरपोरेट्स को दी गई है उद्योग लगाने के लिए, और उसके बहुत सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं। अभी जैसे देखा कि राजस्थान के अंदर भी एक कोई प्लांट लगने वाला था, वहाँ के लोगों ने बहुत मिलिटेंट प्रोटेस्ट किए तब जाकर, क्योंकि उनको पता था कि ये जो हो रहा है वो हमारी ज़मीन को ख़राब करेगा, हमारा जो लाइवलीहुड है, मतलब हम जो भी वहाँ का इकोसिस्टम है उसको मतलब ख़राब करेगा और उसकी हमारी ज़िंदगी के ऊपर असर पड़ेगा। और लोग उसके लिए खिलाफ रजिस्ट भी कर रहे हैं। और जहाँ तक इस परमिशन की बात है, मतलब उस पर हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट का परमिशन मिलना आज के दिन बहुत बड़ी महाभारत हो गई है। पहले जब हम छोटे थे, जब दिल्ली आते थे जेएनयू आने से पहले, तो
दिल्ली में फिर भी कुछ आज़ादी प्रोटेस्ट की होती थी, मतलब पार्लियामेंट मार्च या जंतर मंतर पे मार्च का कोई मतलब होता था कि लोग लगातार मतलब पूरा पार्लियामेंट स्ट्रीट पे 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक मार्च करते थे, तब जाके वहाँ उस जगह पे आके प्रोटेस्ट करते थे, अपनी रैली सभा करते थे। बट आज तो वो पूरा एक मतलब ऐसे छोटी सी एक जगह है, उसको डेजिग्नेट कर दिया गया, उसी पे परमिशन होती है, और उसमें भी दिल्ली पुलिस का मन है कि वो किसको परमिशन दे किसको ना दे। हमारी तो बहुत सारी परमिशन कैंसिल हो जाती है, इवन जब हम कई हफ्ते पहले अप्लाई करते हैं, बहुत सारे सिक्योरिटी रीजंस ये वो, तो वो मतलब अभी ये भी एक वो है कि संदेह है कि वो परमिशन दिल्ली पुलिस ने क्या भांप के दी, या तो हो सकता है उनको ये अंदाज़ा हो कि वो अगर वहाँ से अरेस्ट करेंगे या जंतर मंतर पे परमिशन नहीं देंगे तो इस गुस्से का जो मतलब इंटेंसिटी है वो बढ़ सकता है, इसलिए भी हो सकता है कि पुलिस ने उनको परमिशन दी। क्या सरकार ने इस आंदोलन को सीरियस लिया है या फिर ऐसे ही? नहीं, सरकार को मेरा हिसाब से कि सरकार को सीरियस तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि देश के युवा मतलब वो सिर्फ ऐसा नहीं है ना कि एक प्लेटफॉर्म के आने से, सरकार को ये पता ही है कि मतलब देश के युवा उससे नाखुश हैं। सरकार को ये पता है कि वो एम्प्लॉयमेंट देने में ना मतलब वो नहीं दे पाई है एम्प्लॉयमेंट जितना देना चाहिए था, और सरकार को ये भी पता है कि जब इतने लाखों लोग नीट से 23 लाख लोग प्रभावित हुए, नेट से बाकी जो CBSE से कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो वो लोग ऐसा थोड़ी है कि उनके दिमाग में उनके अंदर कोई गुस्सा नहीं होगा, तो सरकार को पता है ये। अब सीरियसली तभी लेगी, मैं तो जो शुरू में कह रहा था कि सीरियसली तभी लेती है सरकार जब वो कोई एक ऑर्गेनाइज संगठित फोर्स जो सरकार को झुकाने का काम करे, वो हवा में नहीं हो सकता है, वो सोशल मीडिया पे माहौल बनाने से नहीं हो सकता है, वो उसके लिए आपको ज़मीन पे उतरना पड़ेगा, ज़मीन पे उतर के एक बेहतर रणनीति के साथ सरकार को घेरना पड़ेगा, जैसे किसानों ने घेरा था, 1 साल तक वो लोग बैठे रहे, इससे ज़्यादा लोग शामिल थे, हम लोग उस टाइम भी थे, हमने देखा कि लाखों लोग दिल्ली के बॉर्डर्स पे बैठे हैं, 1 साल तक वो लोग बैठे रहे, फिर उन्होंने जीत भी दर्ज की, उनके पास एक रणनीति थी, उनके पास एक मैकेनिज्म था, संगठित पॉलिटिक्स थी। अच्छा, जिस तरीके से जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसकी जो थीम थी वो ये थी कि जो शिक्षा प्रधान मंत्री हैं वो रिज़ाइन दें, हालांकि किसी भी चीज़ के पीछे एक मतलब प्रॉपरली एक सिस्टम होता है, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली किसी मंत्री से इस तरीके से रिज़ाइन मांगना, क्योंकि सिस्टम में तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो बाकी के लोगों के लिए आक्रोश क्यों नहीं है, डायरेक्ट मंत्री के लिए क्यों है? नहीं, आक्रोश तो मंत्री के खिलाफ भी होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि आप वो बात ठीक है कि लेकिन सिस्टम एक बड़ी मछली को आप छोड़ दें, पर वो देश का शिक्षा मंत्रालय उनको सौंपा हुआ है, उनका और कोई काम नहीं है, शिक्षा पे ही देखना है उनको। और नीट का एग्ज़ाम जब जिस एग्ज़ाम को 23 लाख लोग दे रहे हों, तो शिक्षा मंत्री के पास और ऐसा क्या काम है कि जो और कुछ काम करना, उनका यही काम है ना कि ये सारी चीज़ें स्मूथली हों देश के अंदर। अगर वो नहीं हो पा रही हैं, ऑब्वियसली बीच में लोग जिम्मेदार होंगे, सारी चीज़ें होंगी, बट उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस देश में एक टाइम ऐसा था कि नैतिकता इतनी होती थी कुछ कि लोग, कोई एक रेल हादसा हो जाता था कि लोग इस्तीफा मांगते थे और कुछ लोग दे भी देते थे। JNU का बहुत बड़ा एक उदाहरण है कि JNU में जब आंदोलन चल रहा था इमरजेंसी के बाद, जब JNU के छात्रों ने, जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे उस टाइम सीताराम येचुरी, उन्होंने इंदिरा गांधी के सामने खड़ा होकर उनका रेजिग्नेशन पढ़ा था, और उन्होंने उसके बाद JNU के चांसलर पोस्ट से इस्तीफा भी दिया था। तो एक समय एक ऐसा होता था, बट अभी वो समय नहीं है, मतलब कि कितने लोग सुसाइड कर चुके हैं, नीट के लोग, बहुत सारे लोगों ने सुसाइड। तो कुछ तो नैतिकता भी क्या बोले, तो जिम्मेदारी लेने की बात है कि वो लें। और दूसरी बात है, हमारा तो डिमांड पैरेलल ये नहीं कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, कि व्यक्ति का इस्तीफा हो जाएगा, वो एक पॉलिटिकल जीत है, उसके ऊपर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, बट मेन जो डिमांड है, जो स्ट्रक्चरल चेंज होना चाहिए कि NTA एक इनकम्पिटेंट एजेंसी है, लगातार ऐसा कौन सा एग्जाम NTA का जो लीक नहीं हो रहा है? हम यहाँ पे अपने आसपास देख रहे हैं, नेट का पेपर तो ऐसा हो गया है जिसके ऊपर कोई आवाज़ भी नहीं उठा रहा है कि वो लीक होता है या नहीं होता, पूरा का पूरा सेंटर हैक होता है। हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो पैसे दे के अपना JRF किए हुए हैं, कितने ऐसे लोग हैं। तो वो मतलब बिल्कुल जग जाहिर है कि ऐसी इनकम्पिटेंट एजेंसी जिसके पास खुद का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, NTA जो इस देश के रिसर्च स्कॉलर्स, NTA जो इस देश के डॉक्टर, सबका भविष्य तय कर रही है, बट उसके पास खुद का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। कहीं ना कहीं हर एक विभाग देखा जाए तो थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं करप्ट है, लेकिन जो ये कॉकरोच जनता पार्टी युवाओं को जो उम्मीद दिखा रही है, आप किस तरीके से देखते हैं कि इसको कि ये अपने उम्मीदों पर और युवाओं के साथ में कदम से कदम मिलाकर चलेगी, या फिर और राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनकी तरह बिखर जाएगी? नहीं, देखिए, कुछ भी हो सकता है, मतलब अभी वो प्लेटफॉर्म काम अभी एग्जिस्टेंस में आया है, तो हमें बहुत ज़्यादा अंदाजे हम नहीं लगा सकते हैं, बट जो चीज़ें स्पॉन्टेनियस बिना किसी प्रोसेस के पैदा होती हैं, वो चीज़ें उसी तरीके से ख़त्म भी हो सकती हैं, कि ये भी है। तो इसीलिए हम मतलब ऐसा हम चाह नहीं रहे हैं कि ऐसा कुछ हो, देश के युवाओं का गुस्सा ठीक जगह पे चैनलाइज हो,
वो अच्छी बात है अगर उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। और हम भी उस दिन गए थे उस प्रोटेस्ट में, हमने भी अपनी सॉलिडेरिटी दी थी, हमारे लोग भी उस दिन थे, मैं खुद गया था वहाँ पे, तो इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। बट वो आगे किस तरीके से, मतलब उनके स्पोक्स पर्सन क्या बोलेंगे, पहले उनका क्या स्टेटस था, आगे वो किस पार्टी में जाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो उसकी बात है। क्योंकि बिना आइडियोलॉजी के तो आप देख सकते हो, अभी ममता की पार्टी का देखिए, एक बार सरकार से गई है। ये आंदोलन क्या और मजबूत होगा या फिर जैसी अभी स्थिति है ऐसा ही? देखिए मतलब ये तो सारी भविष्य की बातें हैं, वो कितना बेहतर रणनीति बनाएंगे, कितना अच्छे तरीके से लोगों के बीच में जाएंगे, क्योंकि आंदोलन मजबूत होता है जनता के बीच जाने से। सोशल मीडिया पे एक पेज बनाने से आंदोलन मजबूत नहीं होता है। ठीक बात है कि लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, बट उससे आंदोलन नहीं हो सकता है। जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट। इस पर मेरे आपसे सवाल है, अगर आप सीजीपी के जो आयोजक हैं उनको आप इस पर क्या सलाह देंगे? मतलब उनकी क्या ऐसी कमियां रह रही हैं जो वो उसको ग्राउंड पे नहीं उतार पा रहे? नहीं देखिए, वैसे मैं तो मतलब कौन ही उनको सलाह देने वाला। हमारा अपना एक संगठन है, हम उसमें काम करते हैं, उसकी मतलब 50 सालों से लगातार काम कर रहे हैं लोग, वो अलग अलग 22 राज्यों के अंदर। ये तो अभी दिल्ली के अंदर एक प्रोटेस्ट हुआ है, हमारे साथी केरल में, बंगाल में, तमिलनाडु, अभी जब भी मैं ये बोल रहा हूँ, सैकड़ों साथी अभी शिमला से गिरफ्तार हुए हैं, अभी बिल्कुल अभी शिमला में अभी उनको पुलिस गिरफ्तार सिर्फ इसी मुद्दे के ऊपर। तो लोग संघर्ष कर रहे हैं अपना अलग अलग जगह पे। उनसे भी यही है कि वो अपनी जो सोच है उसको क्लियर रखें, जनता के बीच ज़्यादा जाएं, स्टूडेंट से एंगेज करें, ये ना समझें कि मतलब सोशल मीडिया पर रहने से ही सब कुछ हो जाएगा। जितना ज़्यादा हो सकता है लोगों के बीच में जाएं, लोगों से सुनें, उनकी भावनाएं सुनें, और उसके बाद एक बेहतर नीति बनाएं और बाकी लोगों के साथ भी कोऑर्डिनेशन करें, ताकि ऑलरेडी जो लोग संगठन हैं, बाकी लोग जो कर रहे हैं, अगर वो ऐसा करेंगे तो शायद कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे। अदरवाइज़ तो जितना स्ट्रक्चर जितना जल्दी बनाए उतना जल्दी बिखर भी सकता है। चलिए सागर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो और भी यहाँ पर साथी हैं जो हमारे साथ चर्चा करना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे कुछ। तो जो अभी हिंदुस्तान की राजनीति में जो गरमाया हुआ मुद्दा वो सीजेपी है, यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी। तो उसने अभी प्रोटेस्ट भी किया है 6 तारीख में, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये सबसे पहली बात है कि जो मुद्दा है कि शिक्षा को जिस तरीके से चंद लोगों के हाथों बेचने की कोशिश की जा रही है, चाहे पेपर लीक के हुए बात हो, और इसमें जो सरकार की जो नाकामी सामने आई है उसके खिलाफ जितनी भी आवाज़ें उठ रही हैं वो बेहद ज़रूरी है। तो कॉकरोच जनता पार्टी उसी तौर पे सामने आती है, और जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक मीम पेज बन के सामने आती है, लेकिन और उसका प्रदर्शन है, बाकी चीज़ें हैं, ये एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन जो दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा हमें जानने, समझने और जिनके साथ जुड़ने की ज़रूरी है कि जन आंदोलन ज़मीन पे पहले से हो रहे हैं। ये कोई पहला इकलौता मौका नहीं। हमें याद है कि 2024 में जब इसी तरीके से नीट और नेट का पेपर लीक हुआ था, तो तब भी छात्र बड़ी संख्या में सड़कों पे थे। मुझे याद है, मैं खुद सड़कों पे था। जब हम 2026 में हैं, अभी जंतर मंतर से पहले शिक्षा मंत्रालय पे प्रदर्शन हो रहे हैं, जंतर मंतर से पहले देश के तमाम अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। हम देखते हैं कि छात्र सिर्फ एनटीए के मुद्दे को, पेपर लीक के मुद्दे को लेकर सामने नहीं आ रहे हैं। छात्रों की मांग सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तक सीमित नहीं है। छात्रों की मांग इससे एक लंबी और व्यापक है। वो मांग ये है कि छात्र एक बराबर हिस्सेदारी मांगते हैं। बराबर हिस्सेदारी एक तौर पे एग्जाम देने की, कि आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आप बराबर पैसा नहीं दे, बराबर पेपर नहीं दे सकते। ऐसा तो नहीं है कि पैसा है तो आप पेपर खरीद ले, नहीं है तो नहीं खरीद पाए। उससे आगे बढ़ के अगर आप देखें तो हम एक बराबर शिक्षा व्यवस्था की मांग छात्र कर रहे हैं। छात्र ये मांग कर रहे हैं कि केजी से लेके पीजी तक पढ़ाई एक बराबर हो, और छात्र साथ ही साथ एक और चीज़ को लेके ज़मीन पर संघर्ष कर रहे हैं, और वो जो मांग ये है कि शिक्षा का निजीकरण बंद हो। हम तो ये मांग करते हैं और हम ये समझते हैं, देखते हैं कि जो पेपर लीक हाल फिलहाल हुए हैं उसमें सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग नहीं है, उसके लिए सिर्फ एनटीए जिम्मेदार नहीं है, उसके पीछे जो कोचिंग माफियाओं का और सरकार का एक जो बड़ा लंबा गठजोड़ है वो साफ सीधे जाहिर होता है। तो इसलिए एक मांग छात्र ये भी करते हैं कि जो एनटीए है उसको रद्द किया जाए और कोचिंग सेंटर से उनको बैन किया जाए। अभी जो कॉकरोच जनता पार्टी आई है उसकी भविष्य में क्या राय होगी, उसके संस्थापक की क्या राय होगी, ये हमें नहीं पता। लेकिन कॉकरोच युवा इस आंदोलन, ऑनलाइन आंदोलन को किस तरीके से देख रहे हैं अगले 6 महीने? देखिए, सबसे पहली बात है कि युवाओं का जो आक्रोश है वो सिर्फ ऑनलाइन का आक्रोश जो है, हम युवाओं से अपील कर रहे हैं कि सड़क पे आइए, सड़क पे संघर्ष जरूरी है। लेकिन सड़क पर आते ही तो आप लोगों को
देशद्रोही बता दिया जाता है, जैसे कि अभी कोकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में भी हुआ। देखिए, सबसे पहली बात है कि देश के बच्चों की बात कहना, देश के माओ के बच्चों की बात कहना अगर देशद्रोह है तो क्या कहें। भगत सिंह को भी कभी देशद्रोही कहा गया था। नहीं, ऐसा जैसे जिस तरीके से समर्थन में लोग गए हुए थे, इसी तरीके से वहाँ पर विरोध में भी लोग खड़े थे। तो वो यही कह रहे थे कि यहाँ पर अगर कुछ ऐसी गतिविधि होती है, देश विरोधी में नारे लगते हैं, जैसे कि वहाँ पर आरएसएस मुर्दाबाद के नारे भी लगे थे, और जहाँ तक सुनने में आ रहा है तो वहाँ पर तो इन चीज़ों को, क्या आरएसएस एक देश हो सकता है? क्या बीजेपी एक पूरा देश हो सकती है अगर आरएसएस के खिलाफ बोलते हैं या फिर बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं? कुछ अगर घटनाएं हो जाती हैं और उनमें सम्मिलित हैं वो लोग, जैसे कि आरएसएस के लोग हो गए या बीजेपी के लोग हो गए, तो क्या उनका विरोध करना पूरा भारत का विरोध हो जाता है? ये सबसे पहली बात है, एक व्यक्ति, एक पार्टी देश नहीं होता। आप आज की जो सरकार है, सरकार के खिलाफ बोलना देश के खिलाफ बोलना नहीं है। हम देश के युवाओं की बात कह रहे हैं, हम देश के ही युवा हैं। जिन जिन लोगों का पेपर लीक हुआ वो देश के युवा हैं। जो छात्र को पढ़ाई नहीं मिल पा रही, जो आपने कॉलेज नहीं खोले, आपने सीटें नहीं दी, एक बड़ी संख्या में छात्र जो हैं स्कूल और कॉलेज से बाहर है, वो भी देश के युवा हैं। ये कहना कि देश के ज़्यादा से ज़्यादा छात्र पढ़े, देश के ज़्यादा से ज़्यादा युवा पढ़े, हकीकत में यही तो विकास है, यही तो देश प्रेम है। आप अगर देश प्रेम को देशद्रोह का नारा दे रहे हैं तब तो बात अलग है। ये तो बात वही हुई कि राजा बोला रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, ये सुबह सुबह की बात है। जैसे अभी जो नीट वाला पेपर लीक हुआ था, तो उसका जब दोबारा जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया तो उसमें एयरफोर्स की मदद ली गई, तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? हम क्या देखते हैं कि ये निहायत तौर पे नाकामी है। ये निहायत तौर पे ये दिखाता है कि सरकार नाकाम रही है। ये व्यवस्था जो इन्होंने बना दी कि एक सेंट्रलाइज एग्ज़ाम करा देंगे और उस सेंट्रलाइज एग्ज़ाम के तहत हम सारी चीज़ें करा देंगे। हकीकत में सेंट्रलाइज एग्ज़ाम्स जो हैं वो एक और इस तरीके के नीट और नेट को लेके जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, वो नीट हो, जेईई हो, इस तरीके जो पेपर्स हो रहे हैं और एनटीए जो पेपर्स करा रहा है, वो निहायत तौर पे एनटीए को भंग किया जाना चाहिए, क्योंकि वो कैपेबल नहीं है। और कितने प्रमाण चाहिए? नीट का पेपर लीक हुआ, क्या ये पर्याप्त नहीं है एनटीए की नाकामी को दिखाने के लिए? नेट का पेपर लीक हुआ, क्या ये पर्याप्त नहीं है? सीईटी का पेपर लीक हुआ, क्या ये पर्याप्त नहीं है? तो हम तो ये मांग कर रहे हैं कि एनटीए को डिसबैंड किया जाए। और ये दिखाता है कि सरकार की जो व्यवस्था इन्होंने बना रखी है, अब एयरफोर्स की मदद ले रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको अपनी व्यवस्था पे यकीन नहीं है। आपको पता है कि ये व्यवस्था आपकी चरमराई हुई है। और दूसरी चीज़ ये बात है कि ये पेपर लीक क्यों हो रहा है, ये अगर समझने की हम कोशिश करें तो सबसे पहली बात है, सीटें बहुत कम है। हम देखते हैं कि भारत में अस्पतालों की संख्या बेहद खराब है, सरकारी अस्पतालों की संख्या बहुत कम है, जो है उनकी स्थिति बहुत खराब है, डॉक्टर्स की कमी है भयंकर। तो सबसे पहली बात है कि हमें डॉक्टरों की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। तो ज़्यादा डॉक्टरों की ज़रूरत है, इसका मतलब यह है कि सीटें ज़्यादा हो ना, सीटें ज़्यादा होंगी तो सीधी बात है कि सीटें ज़्यादा होने का मतलब है कि कंपटीशन कम होगा, और कंपटीशन कम होगा तो फिर पेपर लीक नहीं होगा। अब जैसे कि आप कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं होगा, तो जो कोकरोच जनता पार्टी की जो मेन डिमांड थी वो ये थी कि भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं, तो अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तो क्या शिक्षा प्रणाली में कुछ सुधार हो पाएगा? देखिए, हमें लगता है कि चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो या उनकी जगह कोई दूसरा मंत्री हो, ये जो व्यवस्था है, इस भेदभावपूर्ण व्यवस्था को जब तक हम समाप्त नहीं करेंगे, ये गलतियां लगातार होती रहेंगी। हम सीधे सीधे देखते हैं कि बीते 7 सालों में 70-80 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, यानी गड़बड़ियाँ, तमाम गड़बड़ियाँ सामने आ रही हैं, जो ये दिखाता है कि ये धर्मेंद्र प्रधान को तो जाना जरूरी है। आप तो जिम्मेदार, हम तो ये कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का जाना तो जरूरी है, जो साफ तौर पे जिम्मेदार है, लेकिन सिर्फ उतना पर्याप्त नहीं है। पर क्योंकि इस चीज़ के पीछे एक पूरा सिस्टम है, सिर्फ शिक्षा मंत्री नहीं है, पूरा सिस्टम है, तो उसी का जाना क्यों? इसीलिए हम कह रहे हैं कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान की बात तो हम मांग नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एनटीए भी डिसबैंड हो। हम सिर्फ एनटीए डिसबैंड की भी बात नहीं कर रहे हैं। हकीकत में जो जन आंदोलन है वो लंबे समय से ये मांग कर रहा है कि
सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं, सारे प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स हैं, वो बंद हो। देश में एक समान शिक्षा व्यवस्था लाई जाए, सारे प्राइवेट स्कूल, सारे प्राइवेट कॉलेजेस, सारे कोचिंग सेंटर्स बंद हो, शिक्षा का निजीकरण बंद हो। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो शिक्षा को चंद लोगों की जागीर ना बनने दे। ये हम कतई नहीं सहेंगे कि जिनके पास पैसा है वही अच्छी शिक्षा के हकदार है, बाकी नहीं। अगर आपको भारत के शिक्षा मंत्री से सवाल करने का मौका मिलता है तो आप क्या सवाल करेंगे? सबसे पहला सवाल जो हम शिक्षा मंत्री जी से करेंगे कि देश के लाखों युवा सड़कों पे हैं, आप उनकी आवाज़ों को क्यों नहीं सुन रहे? दूसरी बात जो हम कहेंगे कि ये जो भेदभाव है कि जिनके पास संपत्ति है, जिनके पास संसाधन है, क्या पढ़ने का हक सिर्फ उन्हें है? क्या देश के मेहनतकश गरीब मजदूर दलित आदिवासी परिवारों से जो बच्चे आ रहे हैं, क्या अच्छी पढ़ाई पढ़ने का, अच्छी जिंदगी जीने का सपना वो नहीं देख सकते? ये सवाल हम पूछेंगे, और हम ये सवाल पूछेंगे कि आखिर क्यों ये सरकार लगातार एक भेदभावपूर्ण शिक्षा नीति चला रही है। मोदी सरकार का तो स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, ये कितना सफल रहा? मोदी सरकार का पूरा साथ है, सारे पूंजीपतियों, सारे देश के कॉरपोरेटों का साथ और उनका विकास। वो जनता का वोट मांगते जरूर हैं, लेकिन किन के लिए काम करते हैं ये बात सारी जनता को पता है। और आज के समय में ये ज़रूरत है, हम ये छात्रों से अपील करते हैं कि चाहे कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन तो ऑनलाइन आंदोलन है, हमें पता नहीं ये कहाँ जाएगा, लेकिन हम ये मांग आपसे ज़रूर करेंगे, छात्रों से, युवाओं से, जो भी हमें देख रहे हैं, कि आप ज़मीन पे छात्रों के संघर्ष से जुड़िए। आप ये मांग उठाइए कि मेरे यहाँ का कॉलेज अच्छा क्यों नहीं है। आप ये मांग उठाइए कि अपने ज़िले में एम्स क्यों नहीं है। आप ये मांग उठाइए कि अपने ज़िले में DU JNU क्यों नहीं है। हम शिक्षा को चंद लोगों की जागीर बनने नहीं देंगे। हम कतई नहीं चाहेंगे कि देश में चंद IIT हो, चंद DU, चंद JNU हो। हम चाहते हैं कि देश का हर एक बच्चा को बराबर शिक्षा पाने का हक हो, अपनी भाषा में, अपने क्षेत्र में शिक्षा पाने का हक हो, और उस मांग को हम उठाएंगे। और उसी मांग को लेके हम लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम अपने संघर्ष को एक मुकम्मल रूप दे पाएंगे। जैसा कि अभी ज्वलंत जो मुद्दा है भारत का, वो कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर है, तो उसके बारे में क्या राय है आप, किस तरीके से देखते हैं? तो CJP एक कॉकरोच एक कमेंट था ये CJI का, जो बहुत भद्दी सी कमेंट है लोगों के लिए ऐसा, और ख़ासकर देश के युवा जो देश का फ्यूचर होता है, ऐसा करने से तो युवा तो गुस्सा करेगा ही। तो ये उस आइडेंटिटी जो उन्होंने हमें दिया है उसको अपना के हम गुस्सा निकाल रहे हैं, जो जाहिर बात है निकालना चाहिए, पर इससे ज़्यादा अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो इससे, तो वो ऐसा है नहीं कुछ। जैसा कि प्रोटेस्ट हुआ 6 तारीख में, तो कहीं ना कहीं जो CJP के समर्थन में भी वहाँ पर भीड़ थी और विरोध में भी थी। तो जो विरोध में थी वो ये कह रही थी कि ये क्या नाम है, देश हित में नहीं है, ये देश द्रोही हैं जो ये लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहिए? नहीं, ये इन सरकार का जब से आई है इनका कॉमन टेम्पलेट था कि स्टूडेंट जो भी क्रिटिकल है या युवा जो भी क्रिटिकल है उनको एंटी नेशनल घोषित कर दो और उनको जेल में डालो। अभी भी काफ़ी हमारे जो भी स्टूडेंट लीडर थे खासकर JNU से भी, तो वो भी अभी भी जेल में है। तो ये इनका कॉमन टेम्पलेट है, ये ज़्यादा दिन थोड़ी चलेगा। तो CJP कहीं ना कहीं एक पार्टी नहीं है बल्कि युवाओं की भड़ास है जो वो निकालना चाहते हैं। तो ये जो भड़ास है सरकार के प्रति हो या फिर जो विभाग हैं जो करप्ट हैं उनके प्रति हो युवाओं की, तो ये आप किस तरीके से देख रहे हैं कि CJP कहाँ तक सफल हो पाई है इस चीज़ को लेकर? CJP इट्स अ गुड थिंग, अगर वो कि ऑनलाइन भी अगर अपना प्रोटेस्ट दर्ज कर रहे हैं तो वो अच्छी बात है, उनको करना चाहिए। पर मैं बाकी और भी हमारे संगठन हैं जो काम कर रहे हैं, तो और ऑन द ग्राउंड विद द स्टूडेंट्स, तो देखिए जितना अगर अच्छा कर पाएंगे तो अच्छी बात है। तो ये भी कहीं अदर पार्टीज़ हैं जो पॉलिटिक्स पार्टीज़ हैं उनकी तरह कहीं बिखर जाए और युवाओं के मुद्दाओं से भटक जाए,
कहीं ऐसा तो नहीं है आगे चलकर? ये हम बोल नहीं सकते हैं ना क्या हो सकता है क्या अच्छा, नहीं। अभी तो स्टार्टिंग है इसकी। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, हमने यहाँ पर जेएनयू कैंपस में युवा साथियों से बातचीत की, जिनको जो कॉकरोच जनता पार्टी है उससे बहुत आस है, बहुत उम्मीदें हैं। अब देखना ये है कि सीजेपी जो कि आज के टाइम पे एक ऑनलाइन देखा जाए तो बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी है, तो किस तरीके से सीजेपी युवाओं की जो आस है और उम्मीद है उन उम्मीदों पर खरा उतर पाती है, या फिर उन उम्मीदों को और पार्टियों की तरह धराशायी कर देती है, ये देखना बाकी है। क्योंकि अभी सीजेपी एक अपने नई फेज़ में है, इससे ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगाई जा सकती हैं। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से वक्त गुजरेगा, समय गुजरेगा, तो देखते हैं सीजेपी किस तरीके से अपना कार्य युवाओं के प्रति समर्पित करती है या फिर उन्हें बीच में छोड़ देती है। धन्यवाद।